Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. We are in chapter number 7, that is consumer protection, and we have covered meaning, definition and features of consumer protection or consumer rights. Today we are going to start with responsibility of consumer from page number 137 in your textbook. Let us check रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। हमने देखा कंज्यूमर के राइट्स क्या है, अधिकार तो पता है, बट अधिकार के साथ साथ कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, राइट? तो कभी भी आपको अधिकार मिलेंगे तो साथ ही साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती हैं। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंज्यूमर? फॉर व्हाट थिंग्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर? द एक्ट हैज गिवन सर्टेन राइट्स टू द कंज्यूमर, at the same time consumers have some responsibilities too. Consumers should exercise their right and responsibilities while purchasing product or services. These are as follows. तो प्रोडक्ट को परचेस करते समय इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उनको ध्यान में रखना चाहिए और उसको समझ करके एक्सरसाइज भी करना चाहिए। ठीक है। नंबर 1, कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स। राइट्स का सिर्फ पता होना काफी नहीं है, उसको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, यूज भी करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि मेरे राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज इन माय राइट्स फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको तुरंत उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? अपने अधिकारों का यूज करना चाहिए। कंज्यूमर्स हैव मेनी राइट्स विथ रिगार्ड्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स व्हाइल बाइंग। खरीदते समय उनको अपने अधिकार का पता होना चाहिए और उसका वो इस्तेमाल करे, ये जरूरी है। जहां कहीं पर भी उनको लगे कि यहां पर मुझे बोलना चाहिए क्योंकि ये मेरा अधिकार है, तो उससे उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया और आपने डिमांड किया बिल। अगर सेलर आपको बिल देने से मना कर रहा है तो ये आपका अधिकार है कि आप वहां पर बिल ले सकते हैं, भले आपने वहां पर 2 रुपीज का क्यों ना प्रोडक्ट परचेस किया हो। अगर आप बिल मांगेंगे तो सेलर आपको लीगली ना नहीं बोल सकता, उसको देना ही पड़ेगा। अभी रिसेंटली मैंने देखा, जो रेलवेज में आपने छोटे छोटे शॉप्स देखे होंगे ना, स्टेशन पे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, तो वहां पर ऊपर गवर्नमेंट ने या मैं कहूं रेलवे डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन लगा दिया है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया और अगर आप बिल मांग रहे हैं और सेलर आपको बिल ना दे तो समझिए वो प्रोडक्ट फ्री है, आप ऐसे ही लेकर के जा सकते हैं, है ना? तो ये कंज्यूमर के राइट्स को इंक्रीज कर दिया वहां पर। तो ये कंज्यूमर का अधिकार है कि उसको बिल मिलना चाहिए। और कई बार आप देखते हैं कि हम बिल मांगते हैं तो वो कच्चा बिल दे देते हैं, तो कंज्यूमर का अधिकार है कि उसको पक्का बिल मिले। पक्का बिल क्या होता है? अगर कोई शॉप जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड है तो बिल के ऊपर जीएसटी नंबर लिखा होता है या तो सीरियल नंबर लिखा होता है और उसका एक कार्बन कॉपी शॉपकीपर के पास अवेलेबल होता है, उसे हम कहते हैं पक्का बिल, राइट? तो ये हमें मिलना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आपको कल को केस करना हुआ तो आपके पास आपका बिल ही एक्नॉलेजमेंट होगा, सबूत होगा कि आपने वो प्रोडक्ट परचेस किया है। एक बार एक दवा की कंपनी कोई हेल्थ ड्रिंक सेल कर रही थी और उसने एडवर्टाइज किया, ये हेल्थ ड्रिंक कंटिन्यूअस 2 या 3 मंथ्स यूज करने के बाद अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला तो हम आपको कुछ एक प्राइस रखा गया था, से फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज और 20,000 रुपीज कुछ हम आपको देंगे, इतने गारंटी के साथ बात किया गया। वो पर्टिकुलर लेडी ने वो मेडिसिन परचेस किए या जो हेल्थ ड्रिंक था उसको परचेस किया, यूज किया, लेकिन 3 मंथ्स के बाद देखा कि उसके हेल्थ में कोई बेनिफिट हुआ नहीं है। उसने कंपनी से बात की, कंपनी वाले ने बोला कि नहीं नहीं आपको हम कुछ दे सकते नहीं है, तो उसने कोर्ट में केस कर दिया, कंज्यूमर कोर्ट में। अब कंज्यूमर कोर्ट में जो कंपनी का वकील था उन्होंने बोला कि
ऐसा कहीं से साबित नहीं होता कि आपने वो मेडिसिन कंज्यूम की है। परचेस की होगी, लेकिन क्या गारंटी आपने खाया ही नहीं, क्योंकि आपको कंपनी का जो प्राइस था उसका लालच था, इसलिए आपने जानबूझकर मेडिसिन रखी लेकिन खाई नहीं। परचेस तो किया आपने लेकिन खाई नहीं है, बिकॉज देर इज नो एविडेंस। और हमें भी एक बार ऐसा लगता है ना लीगली कि बात तो सही हो सकती है भाई, परचेस किया लेकिन खाया नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अगर इस महिला के पास बिल है और कंटिन्यूअस 3 मंथ्स का बिल है जैसा आप कह रहे थे, तो उसके इंटेंशन पे शक नहीं किया जाएगा, ये समझा जाएगा कि उसने ये कंज्यूम करने के लिए ही परचेस किया था और कंज्यूम किया। आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये क्या सबूत है उसने खाया कि नहीं खाया। तो कंपनी को इसमें मुआवजा देना पड़ा। गेटिंग इट एवरीवन? जो कॉम्पनसेशन था कंपनी को पे करना पड़ा। राइट नंबर 2, कॉशियस कंज्यूमर। कंज्यूमर को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। पहला क्या बताया? उसको अपने अधिकारों का यूज करना चाहिए। दूसरा बताया उसको सतर्क रहना चाहिए। द कंज्यूमर शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाइल बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। While buying, the consumer should inquire about the quality, quantity, price, utility of goods and services, etc. तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं ना, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसका प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या ऑफर किया जा रहा है, कौन से कंपनी का बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग किधर हुआ, क्वालिटी क्या है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो कंज्यूमर सतर्क हो। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट परचेस कर लिया और बाद में मालूम पड़ा रहे प्रोडक्ट के ऊपर तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ना प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, ना प्रोडक्ट के ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है। तो ऐसा प्रोडक्ट आप कैसे परचेस कर सकते हैं, है कि नहीं? नंबर 3, फाइलिंग ऑफ कंप्लेन। अगर आपके साथ कहीं पर फ्रॉड हुआ, किसी ने चीट करने की कोशिश की, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, उसके खिलाफ फाइल करना है कंप्लेन। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। It is the responsibility of a consumer to approach the officer concerned if the consumer have some complaints about the goods and services. अगर उसको कोई भी कंप्लेन है तो उसको कंप्लेन रजिस्टर करना चाहिए। A delay in complaint may result in expiry of the guarantee or warranty. अगर आप डिले करेंगे तो हो सकता है उसका गारंटी वारंटी पीरियड निकल जाए, फिर ऐसे भी आपको कंप्लेन करने के बाद भी नहीं मिलेगा। सपोज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वारंटी पीरियड 6 मंथ है और विद इन 3 मंथ्स आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, अब नेक्स्ट 3 मंथ्स बचे हुए वारंटी एक्सपायर होने के लिए, तो आपको पहले ही कंप्लेन दर्ज कर देना चाहिए। फिर आप 3 मंथ्स और फिनिश होने के बाद जाएंगे तो ऐसे ही वारंटी फिनिश हो गई और बाद में आपने कंप्लेन किया, तो इट वोंट गोइंग टू वर्क। वो बोलेगा भाई मेरे पास आए नहीं थे, ये लोग तो एक्सपायरी होने के बाद आए थे, वारंटी खत्म होने के बाद आए थे, है कि नहीं? समटाइम कंज्यूमर इग्नोर द डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ द बिजनेसमैन which encourages unethical business practices. कभी कभी हम इग्नोर कर देते, ठीक है ना, जाने दो, मेरे साथ बुरा किया ना, भगवान उसको इसका सजा देगा। यहाँ के कोर्ट से तो बच गए, ऊपर वाले के कोर्ट से कैसे बचोगे? ये सब डायलॉग बाजी देने का नहीं, कोर्ट में केस करने का, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप कोर्ट में केस करोगे तो सेलर्स उसकी वजह से डरेंगे और नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ चीट नहीं करेंगे। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंप्लेन फाइल करना बहुत जरूरी है। एक लेडी, उसने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन किया कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर मैं उसको यूज करती हूं और उसकी वजह से मुझे कैंसर हो गया। क्या हो गया? कैंसर। बाद में जो पर्टिकुलर कोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग्स हुई,
पूछा गया कि भाई आप कब से पाउडर यूज कर रही हो, तो वो एज, जो लेडी है उसका एज जो है इट वाज अप्रोक्सीमेट अराउंड 62 ईयर्स एट दैट टाइम। तो 62 ईयर्स की लेडी, उसने बताया कि मैं जब से होश संभाला है तब से मैं पाउडर लगा रही हूँ। मतलब बेबी पाउडर, वो समझ लीजिए 8 या 10 साल की होगी तब से वो बेबी पाउडर यूज करती थी। कौन सा? जॉनसन बेबी पाउडर, जॉनसन एंड जॉनसन। और उसको बाद में कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसने केस किया, बाद में इसके ऊपर रिसर्च किया गया और ये रिसर्च को सही पाया गया कि ऐसे सब्सटेंस हैं जॉनसन बेबी पाउडर में जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो बहुत बड़ा जुर्माना जॉनसन जॉनसन कंपनी पे लगा। तो आर्टिकल के हिसाब से 120 मिलियन डॉलर्स का जुर्माना लगाया गया। ये पूरा अमाउंट वो लेडी को नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी ने तो बहुत लोगों को पाउडर बेचा है, ठीक है ना। तो कंपनी पे जुर्माना 120 बिलियन का लगा है, कॉम्पनसेशन जो लेडी को मिला होगा वो होगा अलग। तो इस तरीके से कंप्लेन करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, क्वालिटी कॉन्शियस। कई बार क्या इंडियन कस्टमर ज्यादातर क्या करते हैं, दे आर प्राइस कॉन्शियस। सस्ता कौन सा है वो देखेंगे, है ना। सस्ता कौन सा है वो लेना है हमको। बिस्किट में सबसे सस्ता कौन सा है वो ले लो, भले वो मैदे का क्यों ना होने दो, चलेगा। हनी लेना है, हनी में सबसे सस्ता कौन सा है कि नहीं। तो जब हम प्राइस कॉन्शियस होते हैं और क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होते हैं तो कई बार हम अनहेल्दी डिसीजन ले लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट हेल्दी होता नहीं है। तो हमेशा कस्टमर को कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। द कंज्यूमर शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। दे शुड नॉट बाय इंफीरियर स्टफ आउट ऑफ ग्रीड फॉर लेस प्राइसेस। कम प्राइस होने की वजह से वो सस्ते प्रोडक्ट, मैं सिर्फ सस्ते के ऊपर एम्फोसाइज नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी होनी चाहिए, हाँ अगर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल रहा है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट सिर्फ सस्ते में मिल रहा है इसलिए आप ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्वालिटी के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए। इफ द कंज्यूमर बिहेव्स लाइक दिस, देयर कैन नॉट बी एनी प्रोटेक्शन फॉर देम फ्रॉम एनी सेक्टर। तो कोई भी सेक्टर से उनको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा जब वो इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट परचेस करते हैं सस्ते में। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू बाय क्वालिटी गुड्स। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमेशा कैसे गुड्स परचेस करे, क्वालिटी गुड्स परचेस करे और हमेशा चेक करे प्रोडक्ट के ऊपर कि क्या ये क्वालिटी स्टैंडर्ड को सूट करता है, सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे हार्डवेयर वाले प्रोडक्ट होंगे तो आईएसआई का मार्क होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होंगे तो एग मार्क होता है, गोल्ड होगा तो हॉल मार्क होता है, ऐसे एफपीओ, एफएसएसआई, है ना। ये सारी चीजें हमें उस पर देखनी चाहिए, आर इंडिकेटिव ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ द गुड्स। बी अवेयर फ्रॉम एग्जेगरेटेड एडवर्टीजमेंट। ऐसे एडवर्टीजमेंट से बचें जो ओवर एग्जेगरेट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था डॉक्टर मुनीर खान, जो बताता था कि एक ही मेडिसिन या लिक्विड सारे रोगों का इलाज, वेदर इट इज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, कोई भी आपको रोग होगा, किडनी फेलियर, ये दवा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिकली एग्जेगरेटेड है। हमको पता है भाई ऐसा कोई दवाई नहीं होगा कि एक ही दवा सबके लिए काम करे, बट कुछ लोग ऐसे एडवर्टीजमेंट में फंस जाते हैं। The sellers informs the consumers about their goods and services through advertisement, है कि नहीं। बहुत जगह देखो अंधविश्वास कहीं लगा था ना, बाबा बंगाली, किसी भी तरीके का जादू होगा आपके ऊपर, उतार दिया जाएगा। क्या आपको अपना खोया हुआ प्यार पाना है, क्या आपको अपनी परीक्षा पूरी करनी है, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आइए बाबा बंगाली के पास, हर एक चीज का शर्तिया इलाज, 30 दिन में आपका काम ना होने पर आपके पूरे पैसे वापस। ऐसा एडवर्टीजमेंट करते हैं, है कि नहीं। अगर हम इसको सुनते हैं तो क्या हमको लगता है ये ठीक एडवर्टीजमेंट है? इट इज ओवर एग्जेगरेटिंग, नॉट पॉसिबल। फिर भी लोग क्या करते हैं, विश्वास करके जाते हैं। तो एक कंज्यूमर को रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, उसको इन एडवर्टीजमेंट पे क्या विश्वास नहीं करना चाहिए।
Usually the seller exaggerate the quality of their goods in advertisement. एडवर्टीजमेंट में गुड्स की क्वालिटी बहुत हाई बताई जाती है. Therefore, it is responsibility of the consumer to identify the truth of advertisement. Advertisement का truth आइडेंटिफाई करना ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहले उसको वो चेक करे कि क्या एडवर्टीजमेंट करेक्ट बोल रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करे. तो एडवर्टीजमेंट प्रॉपर है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है कि आपको रियल स्टेट परचेस करना है, तो हमारा जो पर्टिकुलर स्पेस है वो स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पे है, वहां पर स्विमिंग पूल है, वहां पर लिफ्ट फैसिलिटी है, वहां पर गार्डन है, वहां पर जिम फैसिलिटी है. और जब आप सही में वहां पर जाएं और देखें नहीं है ना, तो अकॉर्डिंगली आपको ध्यान देना चाहिए एडवर्टीजमेंट में और उसकी रियलिटी पे. एक पर्टिकुलर बिल्डर ने ऐसे ही एडवर्टीजमेंट किया था वाइल सेलिंग होम. तो उसने 4 स्टोरी बिल्डिंग थी और बिल्डिंग का जब भी एडवर्टीजमेंट उसने किया था तो उसमें उसने लिफ्ट का जिक्र किया था. लेकिन जब बिल्डिंग बन के रेडी हुई तो उसमें उसने लिफ्ट बनाई नहीं. कई बार सोसाइटी वालों ने कहा कि आपने अभी तक लिफ्ट बनाई, तो वो रीजन दे देता था कि नहीं लिफ्ट बनेगी बट इट विल टेक टाइम. ऐसा करते करते 1.5 ईयर हो गया. तो सोसाइटी के कई लोगों ने फिर कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन किया कि इन्होंने वादा किया था लिफ्ट बना कर देने को लेकिन दिया नहीं है. तो उनके ऊपर लगभग 40 to 50 लाख रुपीस का कॉम्पनसेशन उन्होंने डिमांड किया पूरी सोसाइटी ने मिलके कि हम लोग सीढ़ी चढ़ने की वजह से अस्थमा हो गया है, वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग. ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम उनको हो रहा था. तो उन्होंने उस एडवर्टीजमेंट के खिलाफ जो उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाला था कि लिफ्ट विल बी देयर, तो यहाँ पर लिफ्ट नहीं है ऐसा, फिर उन्होंने वो एडवर्टीजमेंट के बेस पे क्या किया, केस किया और उन्होंने केस जीता भी. ठीक है. डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी वारंटी कार्ड. जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं और उस पर देखते हैं वारंटी लिखा हुआ या कोई गारंटी लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो गारंटी वारंटी कार्ड आप लीजिए. या उसका जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक बल्ब वगैरह आप परचेस कर रहे हैं तो यूजुअली शॉपकीपर क्या करते हैं, उस पर डेट लिख करके अपना साइन कर देते हैं. ठीक है ना, आजकल यही चलता है. आजकल ज्यादातर वारंटी गारंटी कार्ड लोग नहीं यूज करते, लेकिन जहां पर यूज करते होंगे आपको डिमांड करना चाहिए, उसको प्रॉपर फिल करना चाहिए, साइन करना चाहिए. ठीक है. अब यहां पर दो वर्ड दिया है, गारंटी एंड वारंटी. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी? So guarantee and warranty, these are two different words. Whenever you get warranty, that means your product will get repaired. अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कोई डिफॉल्ट आता है, तो उस पीरियड के अंदर अगर वो डिफॉल्ट आया है, फॉर एग्जांपल आपको वारंटी मिली 1 ईयर की, तो 1 ईयर में कोई प्रोडक्ट में डिफॉल्ट आया है तो उसको रिपेयर किया जाएगा. और अगर आपको गारंटी मिलती है 1 ईयर की, तो उस पीरियड के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो सीधा आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जाएगा. मतलब वो न्यू प्रोडक्ट आपको देंगे इंस्टेड ऑफ विच यू आर यूजिंग. ठीक है ना. तो गारंटी का मतलब प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट हो जाता है और वारंटी का मतलब रिपेयरिंग से होता है. ठीक है. तो ये डिफरेंस है गारंटी एंड वारंटी में. कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क फॉर इनवॉइस फॉर द गुड्स परचेस्ड. कंज्यूमर को हमेशा इनवॉइस के लिए बात करनी चाहिए. It is the responsibility of consumer to check detail mention on the guarantee and warranty card. और इनवॉइस के ऊपर या अलग से गारंटी वारंटी कार्ड जो होता है उसके ऊपर क्या डिटेल लिखा हुआ है उसको भी रीड करना चाहिए. कभी कभी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो पूरे प्रोडक्ट का वारंटी नहीं होता, उसमें उसका स्पेयर पार्ट्स या फिर कोई इंजन होगा या कोई मोटर होगा, उसका ही वारंटी दिया रहता है. बाकी पार्ट्स आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए. और जैसे सेलफोन वगैरह होते हैं तो उस पे लिखा होता है कि इन केस ऑफ एक्सटर्नल डैमेज, है ना, आपका वारंटी ब्रेक हो जाएगा. ऐसे भी कंडीशंस लिखे होते हैं, तो कंडीशन को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए. इफ द गुड्स परचेज्ड आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, these documents are useful to settle all kinds of disputes with the seller. तो अगर आपका गुड्स इंफीरियर क्वालिटी का निकला
तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास रहेगा, गारंटी और वारंटी कार्ड, तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। एक पर्टिकुलर नोन पर्सन जिन्होंने एप्पल का टैबलेट परचेस किया था, ठीक है ना, आईपैड, अप्रोक्सीमेट 70-80,000 रुपीज का होगा, और अचानक उसका स्क्रीन बंद हो गया। तो वो गारंटी में था। उस बंदे ने सोचा कि ठीक है, अभी स्क्रीन बंद हो गया है तो मैं शॉप में जाकर के इसको रिप्लेस करा कर ले आऊंगा, और उसने 1-2 दिन उसको निग्लेक्ट किया कि अभी टाइम नहीं है, बाद में जाता हूँ। और उसी बीच में उसकी छोटी बच्ची जो 3 या 4 इयर्स की होगी, उसके हाथ से वो धक्का लगा या कुछ हुआ और वो जमीन पर गिर गया, और उसका जो कॉर्नर होता है टैबलेट का, आईपैड का, उसमें थोड़ा डैमेज आ गया। वो बंदा उसको लेकर के गया शॉप में और बताया कि देखिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसका स्क्रीन बंद हो गया है। तो उसने पूरा प्रोडक्ट को चेक किया और देखा कि सर ये तो एक्सटर्नल डैमेज है। तो उसने बताया एक्सटर्नल डैमेज बाद में हुआ, फोन पहले ही बंद हो गया था। एक्सटर्नल डैमेज तो क्या हुआ, मेरी बेटी ने गिरा दिया, हेंस यू कैन सी द साइन ऑफ एक्सटर्नल डैमेज। उसने बोला नहीं सर, एक्सटर्नल डैमेज है, हम आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग। उसने सीधा हाथ ऊपर कर दिया। देखिए ये हमको सुझाव देता है कि हमें कभी भी डिले नहीं करना चाहिए, है ना। जो भी गारंटी वारंटी पीरियड, अगर हमारा प्रोडक्ट खराब होता है तो हमको तुरंत का तुरंत उसको जाकर के ठीक करवा लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, प्री प्लान्ड बाइंग। जब भी हम मॉल वगैरह विजिट करते हैं, खास करके, या पहले के लोग मार्केट वगैरह विजिट करते थे, तो एक रिस्पॉन्सिबल बायर जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, वो घर से लिस्ट बना करके चलता है। क्यों? क्योंकि हमें सेविंग भी करनी है। कई बार क्या होता है, हम बाहर के प्रोडक्ट को देख करके एक ग्रीडीनेस हमारे अंदर जो होता है कि ये भी प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए, ये इधर काम आ सकता है, ये इधर काम आ सकता है, अभी मुझे उसकी जरूरत है क्या, वी डोंट नो। तो भी हम सिर्फ देखने की वजह से उसको परचेस कर लेते हैं। और ज्यादातर मॉल इसीलिए बनाए जाते हैं, मॉल में फ्री एंट्री इसीलिए होती है, चीजों को सजा के इसके लिए रखा जाता है कि कस्टमर उसको देखकर लालच में आ जाएंगे, एंड डेफिनेटली दे विल बाय टुडे और टुमारो, है ना। देख करके जाएंगे, कभी तो परचेस करेंगे। तो आपको प्री प्लान वे में पहले एक लिस्ट बना लेना चाहिए, और लिस्ट में जो चीजें हैं ट्राई करना चाहिए कि वो उन्हें ही परचेस करें। क्यों? क्योंकि लिस्ट में चीजें हैं, वही आपकी नीड है। बाकी आप जब जाते हो मार्केट में, फिर आपको याद आता है अरे ये मेरे घर के डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा लगेगा, या तो ये मैं परचेस कर लूं तो कितना अच्छा रहेगा, ये इनके लिए ले लूं तो काम आएगा। तो इसमें आप जितना पैसा बचाने जाते हो उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, लिस्ट के हिसाब से आपको बाय करना चाहिए। द इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इज दैट दे शुड नॉट बाय इन हरी, है ना। एकदम घाई में जाकर के कोई चीज परचेस नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट मेक हरी। It means that the consumer should make a estimate of the goods they want to buy along with their quantity required. कितनी क्वांटिटी चाहिए उसका एक एस्टिमेट ले लो। कभी कभी हमें नीड नहीं होता और हम ज्यादा परचेस कर लेते हैं, और वो भी फूड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। They should also take in consideration the place from where to buy the things. उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि प्रोडक्ट कहाँ से परचेस किया जाए, क्योंकि प्रोडक्ट कहाँ से हम परचेस कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी चीजें सस्ती मिलती हैं बट उसकी क्वालिटी नहीं होती है, या वो हार्मफुल होते हैं। मैंने कई बार देखा है, जब मैं ट्रैवल करता था घाटकोपर से भांडुप की तरफ थ्रू ट्रेन, तो ट्रेन के आसपास का जो एरिया होता था, कई बार उसको एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आता था कितनी अच्छी चीज है कि रेलवे का पास का जो इलाका है वो ऐसे ही अनयूज्ड पड़ा था, इससे बेटर कोई वहां पर क्या कर रहा है, वेजिटेबल फार्मिंग कर रहा है। बट कुछ दिनों के बाद मैंने ध्यान दिया कि ठीक है ये लोग वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पानी कहाँ से लाते हैं। मैंने बहुत ध्यान से कई बार गुजरते समय देखा, और मुझे पता चला कि वहां जो आसपास के नाले हैं, है ना, जो गटर्स हैं, गटर का पानी से उनकी सिंचाई, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन किया जा रहा है। थिंक अबाउट इट। वो गटर के पानी में कितना केमिकल, कितना
हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह सब रहेंगे, और जो किसको मिल रहा है, वेजिटेबल को। और ये वेजिटेबल कहीं ना कहीं सस्ते में आसपास के मार्केट में ही बिकेगा, और जो लोग उसको परचेस करेंगे कम प्राइस देख करके परचेस करेंगे, बट ये डेफिनेटली उनके लिए एक कैंसर क्रिएट करने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमको कई बार क्वालिटी भी देखनी चाहिए, बट इंडिया में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वालिटी को मेजर करने के लिए ऐसा कोई एफर्ट लिया जाता नहीं है ना। गवर्नमेंट को ये एफर्ट लेना चाहिए कि आसपास के मार्केट में कौन सी क्वालिटी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिक रहे हैं, उसकी क्वालिटी को निर्धारित करके वो सेलर्स को अलाउ करे, बट गवर्नमेंट ये नहीं करती है। पॉइंट नंबर 8, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। कंज्यूमर शुड अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। कंज्यूमर ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, एंड सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट, और अपनी हितों की रक्षा करनी चाहिए। कंज्यूमर्स कैन वर्क फॉर एंड सपोर्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर वेलफेयर। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आए जहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को या एसोसिएशन को हमारी हेल्प की जरूरत पड़े, सो डेफिनेटली हमको हेल्प करना चाहिए। ऐसे चीज में हमको कंज्यूमर एसोसिएशन के साथ में खड़ा रहना चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेज एंड मीन्स। कौन से रास्ते हैं, कौन से रिसोर्सेस हैं जिसके थ्रू हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिल सकता है, मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्या इसके लिए कोई मशीनरी बनाई गई है? आंसर इज यस। तो कुछ मशीनरीज की बात हम लोग यहां पर करेंगे। वी हैव enumerated several instances of exploitation and malpractices on the part of the manufacturers, traders, dealers and service providers। तो बहुत बार इतने कानून बनने के बाद भी ये सारे लोग चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, माल प्रैक्टिसेस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ कैन दिस बी एलिमिनेटेड। तो कानून बन जाना काफी नहीं है, उसके पीछे उसका इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। तो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? The prevailing judiciary system is not sufficient enough to protect consumer। तो जो प्रिवेलिंग जुडिशरी न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही कमजोर साबित हो रहा था, क्योंकि इतने सारे केसेस हैं जो तारीख खत्म ही नहीं होती। इसके लिए अलग से एक 3 टायर सिस्टम बनाया गया, और कुछ मशीनरीज को एक्स्ट्रा इसमें इन्वॉल्व किया गया, ताकि क्विक तरीके से हम कंज्यूमर्स को न्याय दिला सकें। तो इसमें सबसे पहला है लोक अदालत। नाम से पता चलता है लोक अदालत मतलब लोगों की अदालत है। लोक अदालत इज इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर क्विक रिड्रेसल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें। अगर पब्लिक की कुछ शिकायतें हैं तो लोक अदालत में जाकर सस्ते तरीके से वो अपने केस को लड़ सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज पीपल्स कोर्ट। बताया ना, लोक अदालत मतलब लोगों की अदालत, पीपल्स कोर्ट इसे कहा जाता है। इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय कॉम्प्रोमाइजेस। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर कॉम्प्रोमाइज करके डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है, ठीक है ना। द एग्रीव्ड पार्टी कैन डायरेक्टली अप्रोच द अदालत विद ग्रीवेंसेस। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीव्ड पार्टी? ऐसी पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ, गलत हुआ, शिकायत करता है कि नहीं, कंप्लेनर। तो कंप्लेनर क्या कर सकता है, डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है इस अदालत को उसकी शिकायतों के साथ में, एंड इश्यूज आर डिस्कस्ड ऑन द स्पॉट। और ऑन द स्पॉट इश्यू को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, एंड डिसीजंस आर टेकन इमीडिएटली, और तुरंत डिसीजन भी लिए जाते हैं। रेजोल्यूशंस ऑफ डिस्प्यूट्स बाय लोक अदालत गेट्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। और जैसे पंचायत होता है ना, पंचायत के जैसे, बराबर है। फॉर एग्जांपल एमएसईडीसीएल, एमएसआरटीसी, रेलवे अथॉरिटी, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक एक्सेट्रा ऑर्गेनाइज रेगुलर लोक अदालत। तो ये कंपनी वाले ही अपने यहां पर क्या करते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प से एक लोक अदालत बना करके रखते हैं। सेकंड है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनहित याचिका। देखिए अभी रिसेंट केस आया था, ये जो 5G नेटवर्क इंडिया में अप्लाई किया जा रहा है इंटरनेट के लिए, तो जूही चावला मैडम जो है, इन्होंने क्या कर दिया था। जूही चावला जो एक्ट्रेस रह चुकी हैं पहले की, और मिस वर्ल्ड भी, मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, उन्होंने जनहित याचिका डाली थी कि 5G का हम लोग
इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उसकी वजह से उनकी जान जा रही है, तो 5G का हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन रोक देना चाहिए। बट इसके पीछे कोई सबूत नहीं है कि 5G की वजह से ही बर्ड्स मर रहे हैं, इसलिए उनकी जनहित याचिका को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो ये पब्लिक लिटिगेशन कोई भी डाल सकता है ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपका उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आपको लगता है इससे समाज का भला होगा, तो जनहित याचिका डाल दो, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स अ लीगल एक्शन initiated in a court of law regarding a matter of general public interest। जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां पर पब्लिक के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कस्टमर को कहीं ना कहीं किसी ढंग से लूटा जा रहा है, तो आप जनहित याचिका डाल सकते हैं। इट इज अ लीगल फैसिलिटी अंडर विच एनी पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। समाज के हित के लिए कोई भी पर्सन कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है। इट एम्स टू प्रोवाइड लीगल रेमेडी टू अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसे लोग जिनको कोई कहां पर रिप्रेजेंट नहीं करता है, आप उनके मसीहा बन सकते हैं, आप जनहित याचिका डाल सकते हैं। द पार्टी विच इज नॉट रिलेटेड टू ग्रीवेंसेस कैन आल्सो फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जो इससे रिलेटेड नहीं भी है वो भी पब्लिक लिटिगेशन डाल सकता है, जनहित याचिका डाल सकता है। इट इज फाइल्ड इन हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन सम केसेस। अगर केसेस बड़े हैं तो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आप जनहित याचिका डाल सकते हैं। रिड्रेसल फॉरम, रिड्रेसल फोरम का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति, जहां पर आपको सुना जाएगा, कॉम्पनसेट किया जाएगा। सो अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 a system has been set up to deal with the consumer grievances and dispute at district, state and national level। एक्चुअली ये बहुत पुराना ये मशीनरी है, बट 2019 में इसको फिर से क्या किया गया, इसमें अनुसंधान करके इसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया, तो इसलिए इन्होंने 2019 का है, लेकिन ये उससे भी पुराना है हमारे यहाँ पर, ठीक है। Any individual consumer or association of consumer can file a complaint with respective commission depending on the value of the goods and the claim of the compensation। तो वैल्यू के हिसाब से, कॉम्पनसेशन के क्लेम के हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे कंप्लेन कर सकते हैं। The main aim of this commission is to provide for simple, speedy and inexpensive redressal of consumer grievances। देखो तीन चीजें यहाँ पर ये बता रहे हैं, पहला सिंपल, दूसरा स्पीडी, तेजी से इसका रिड्रेसल होना चाहिए, एंड थर्ड वन इनएक्सपेंसिव, मतलब ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, कम पैसे में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कंज्यूमर का जो भी शिकायत है उसका निवारण होना चाहिए। एज पर द एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल कैन बी सेट अप फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। नंबर 4, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कंज्यूमर्स को अपने राइट्स का पता चले, वो अपने राइट्स का इस्तेमाल करें, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम दे आर रनिंग। To increase the level of awareness among the consumer, the government of India has initiated various publicity measure। बहुत सारी publicity measure start किया गया, जैसे मैंने आपको बताया था जागो ग्राहक जादो सीरियल चलाना, एडवर्टीजमेंट करना, ठीक है ना। State and central government regularly publish journals, brochures, booklets and various posters depicting the rights and responsibility of the consumers redressal machinery। तो कई बार टीवी के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू, बुकलेट्स के थ्रू या पोस्टर्स के थ्रू बताया जाता है कि कौन कौन सी मशीनरी आपके हेल्प के लिए लगी हुई है, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है, नेशनल कमीशन है, यहाँ पर जाकर के आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, उचित सुनवाई का लाभ ले सकते हैं। सेवरल ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस आर ब्रॉडकास्टेड ऑन वेरियस चैनल्स थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारे ऑडियो विजुअल प्रोग्राम चलाए जाते हैं। 15th March is observed as International Consumer Right Day and 24th December is observed as National Consumer Day। तो हमारा जो नेशनल कंज्यूमर डे है वो 24th दिसंबर का है, और इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे जो है वो है 15th मार्च का। अच्छा, ये 2 डे क्यों रखे गए, ताकि लोग इस दिन के समय पर भी अपने आप को अवेयर कर सके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से।
कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, consumer organizations have been active in India to promote and protect consumers interest. तो बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कस्टमर के हितों की रक्षा करते हैं. कंज्यूमर मूवमेंट इज well settled in India and helping individuals to seek quick and adequate redressal of their grievances. तो ऐसे प्राइवेट पार्टीज भी हैं जो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को उनका अधिकार दिलाने में मदद करते हैं. It is necessary to strengthen consumer movement throughout the country. तो कंट्री में इस मूवमेंट को, इस क्रांति को और ताकत देने की जरूरत है. नंबर 6, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, CWF. Department of Consumer Affairs has created Consumer Welfare Fund for providing financial assistance to strengthen the voluntary consumer movement, particularly in rural area. तो जो गांव इलाके हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहां पर भी लोग जागरूक हों, इसके लिए एक फंड का निर्माण किया गया है और इस फंड का इस्तेमाल रिमोट एरियाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जाता है. This fund is used for training and research in consumer education, complaint handling, counseling and guidance mechanism, प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब एंड सो ऑन. तो इन सारी चीजों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है. अब आ जाती है बात लेजिस्लेटिव मेजर. लीगल कौन कौन से रास्ते हैं जहां पर कंज्यूमर को उसके अधिकार मिल सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एक्ट है अदर देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो इसमें हेल्प करते हैं. अ नंबर ऑफ लॉ हैज बीन enacted in India to safeguard the interest of consumer and protect them from unethical practices of businessmen. Some of these laws are as follows. तो देखो, सबसे पहला है सेल ऑफ गुड्स एक्ट. गुड्स के लेन देन में, परचेस सेल में कोई भी ग्रीवेंसेस से तकलीफ है तो इसके तहत केस किया जा सकता है. एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है. स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1956 है कि अगर किसी ने वजन को लेकर के कुछ हेरा फेरी की है तो इसमें केस बन सकता है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1969, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. तो इतने सारे लॉ बनाए गए हैं कहीं ना कहीं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए. There are a number of laws to safeguard the interest of the consumer, but this act could not provide complete and fair justice to the consumer. इसके लिए therefore an exclusive act has been advocated in the form of Consumer Protection Act 2019. तो इतने सारे एक्ट कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे थे, जस्टिस नहीं दिला पा रहे थे. दैट्स वाई एक नया एक्ट ओवरऑल हमें बनाना पड़ा, विच इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. तो ये हमने ओवरऑल मशीनरी की बात की कि किस तरीके से लीगल वे से जाकर के हम कंज्यूमर के हितों की रक्षा कर सकते हैं. वी कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. सो डन फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा.